हेलो दोस्तों, हम आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का आज पीवाईक्यू कराने जा रहे हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लोग कैसे आए और भारत में कैसे अपनी साम्राज्य स्थापित किए, कैसे अपनी शासन किए। इसी बेस पे जितने भी थ्योरी हुआ था उसी को हम आज एमसीक्यू के रूप में कवर करेंगे। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ में स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए है गोवा, ऑप्शन नंबर बी है कालीकट, ऑप्शन नंबर सी है पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी है पेटपुली। आप लोग बताएं इसमें आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। जितने भी पहले थ्योरी कंप्लीट किए हैं वही आंसर कर सकते हैं अच्छे से। जो थ्योरी नहीं कंप्लीट किए हैं पहले जाइए आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद यहाँ का एमसीक्यू अटेंड कीजिए। ये देखिए नया क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी 13/8/25 में पूछा गया सवाल है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पेटपुली। पेटपुली ही है जो मसूलीपट्टनम में है। मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम कहाँ? आंध्रा में। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। आज और ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। 1771 में कोलाचेल 1771 में 1771 में कोलाचेल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शांति को निर्णायक पराजय का सामना करना पड़ा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर बी है स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलियन ईस्ट इंडिया कंपनी और ऑप्शन नंबर डी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो क्वेश्चन कह रहा है 1771 में कोलाचेल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शांति को निर्णायक पराजय का सामना करना पड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए डी, ऑप्शन नंबर डी ईस्ट इंडिया कंपनी इसका आंसर हो जाएगा। और मेरा ये तीसरा क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कोरामंडल तट पर स्थित पेटापुली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया? इस क्वेश्चन को आप दोबारा सुन लीजिए। ये क्या बोल रहा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तरी कोरामंडल के तट पर पेटापुली में अपना पहला कारखाना किस वर्ष स्थापित किया? जो पहला क्वेश्चन था आप लोगों का वो बता ही रहा था कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका आंसर था पेटापुली। और इसी प्रकार वो बस सन पूछ रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो अपना पहला कारखाना पेटापुली में खोली और कितने सन में खोली ये बताया जा रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा 1606 में। क्या हो जाएगा? 1606 में स्थापित किया। और आज का मेरे चौथा क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी किस वर्ष स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए है 1829 में, ऑप्शन नंबर बी है 1821 में, ऑप्शन नंबर सी है 1801 में और ऑप्शन नंबर डी है 1799 में। जो थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ये रिलेटेड से सवाल है जो CHSL 1925 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी 1799 में। पांचवा क्वेश्चन है, 1774 में रॉबर्ट क्लाइव के जीवन में 1774 में रॉबर्ट क्लाइव के जीवन में कौन सी दुखद घटना घटी? ये पूछा गया 1774 में रॉबर्ट क्लाइव जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल, उनके जीवन में कौन सी बहुत दुखद घटना घटी? ऑप्शन नंबर ए है उनकी हत्या कर दी गई, ऑप्शन नंबर बी है उन्होंने आत्महत्या कर ली, ऑप्शन सी है उन्हें बर्मा
निर्वासित कर दिया गया। ऑप्शन डी है उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में मृत्युदंड दिया गया। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में मृत्युदंड दिया गया। और मेरा ये छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया? कौन सी कंपनी थी? कब ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष में सिंध पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया? 1834 में या 1843 में या 1856 में या 1861 में? कौन सा सन था जिस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया? तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी 1843। 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। ये 7वां क्वेश्चन है, किस वर्ष अवध के नवाब को अपना आधा भूभाग ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो क्या होता था, एक साइड इधर एक साइड रूस था और एक साइड बंगाल का रीजन था, अब बीच में अवध था। अवध को बफर स्टेट के रूप में लोग यूज करते थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लगाते लगाते यहाँ क्या किया, आधा स्टेट लेना सब शुरू कर दिया, जो ज़मीन आधा ले लेती थी धीरे धीरे। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे आप लोगों को कि किस वर्ष अवध के नवाब को अपना आधा भूभाग ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो कौन सा वर्ष था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब से आधा भूभाग ले लिया और वो मजबूरी हो के अब उसको देना पड़ा? तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1801 हो जाएगा। 1801 में ही अवध के नवाब जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को आधा भूभाग देने के लिए राजी हुए। मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस वर्ष ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को लूटा और तबाह कर दिया? ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये सेशल 25 में पूछा गया सवाल है। पूछा गया है कि किस वर्ष ईरान के जो शासक थे नादिर शाह दिल्ली शहर को लूटा और तबाह कर दिया? कौन सा वर्ष था? 1707 में था या 1728 में था या 1739 में था या 1751 में था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये जो 8वां है, 8वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1739 में ही क्या हुआ, ईरान के जो शासक थे नादिर शाह ने दिल्ली जो मशहूर शहर है उसको लूटा और तबाह कर दिया। मेरा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया? कौन थे शासक जो फ्रांसीसियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किए? इनकी फ्रांसीसी उनका मदद किए और संबंध भी अच्छा था, और जो उनका राज्य साम्राज्य था वो कौन से शासक थे जो आधुनिकीकरण अपनी सेना में नए नए हथियार योजनाएं और भी जितने भी सेना में कार्य होते हैं वो सब आधुनिकीकरण के रूप में तौर तरीके को कर लिया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है महादजी शिंदे, ऑप्शन नंबर बी है अली वर्दी खान, ऑप्शन नंबर डी है टीपू सुल्तान और ऑप्शन नंबर डी है शाह आलम द्वितीय। कौन थे? तो ए वही थे जो मराठा साम्राज्य था जिसको संभाल रहे थे टीपू सुल्तान ही थे, टीपू सुल्तान। या मेरा 10वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने? सॉरी, जो पिछला क्वेश्चन था आप लोगों को हम आंध्र प्रदेश बता दिए, इनने मराठा बता दिए, उसको मैसूर के ही थे। टीपू सुल्तान कहाँ से थे? मैसूर के ही थे। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने?
1782 में, 1788 में, 1795 या 1799 में कौन से वर्ष बने थे? आप लोग बताइए इसे। तो आपका आंसर हो जाएगा 1782 में। 1782 में ही वो यहाँ के शासन बने। मेरा 11वां सवाल है, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1790 से लेकर 1792 में। ऑप्शन नंबर बी है 1768 से लेकर 1769 तक। ऑप्शन नंबर सी है 1763 से लेकर 1765 तक। और ऑप्शन नंबर डी है 1755 से लेकर 1757 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को कि 1790 था, 1790 से लेके 1792 तक। 1792 तक तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन 1773 से 1785 तक ब्रिटिश शासन के गवर्नर जनरल थे? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप ज़रूर लिखिएगा जो इसका आंसर जानते हो, और जो नहीं जानते हो आप बताइए इसको किस वर्ष था। जो निम्नलिखित में से कौन 1773 से लेकर 1785 तक ब्रिटिश गवर्नर के जनरल थे? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान के राज की राजधानी पर थी? इरोदा, सेरिगमपट्टनम, सीरा या चित्रकूट? कौन सा ये स्थान था जहां टीपू सुल्तान की राज्य की राजधानी थी? तो ये हो जाएगा आपका सेरिगमपट्टनम। सेरिगमपट्टनम जो मैसूर में है। ये 14वां क्वेश्चन है। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण से पहले 1812 की हाउस ऑफ कॉमन समिति का प्राथमिक 14वां क्वेश्चन है। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण से पहले 1812 की हाउस ऑफ कॉमन समिति का प्राथमिक ध्यान किस पर केंद्रित था? ये एसएससी सीपीयू का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है व्यापार एकाधिकरण और ब्रिटिश नीति। ऑप्शन नंबर बी है बंगाल के भू स्वराज संग्रह। ऑप्शन नंबर सी है बंगाल के न्यायिक और पुलिस प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी है सीमावर्ती क्षेत्र में सैन्य प्रभाव। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन एक क्या है बता रहा है कि व्यापार एकाधिकरण और विदेश नीति। चौदह में भारत की अपनी पहली सफल यात्रा के दौरान वास्को डी गामा के जहाज को कालीकट तक किसने पहुंचाया था? यानी कि 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आ रहा था तो उसकी जो जहाज़ थी वो कालीकट तक किसने पहुंचाया था, और कौन थे जो कालीकट तक पहुंचाए थे, जिनको थोड़ा सहायता प्रदान की है? तो आपको ऑप्शन देख के आप बता ही सकते हैं, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है जेमोरिक थे। ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल मजीद थे। ऑप्शन नंबर सी में फ्रांसिस्को जेवियर थे। और ऑप्शन नंबर डी है अल्मोड़ा। तो कौन सा आपका आंसर सही होगा? जो जानते हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो भी कुछ क्यूरी हो, जो भी कुछ डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वो सुधारने का प्रयास करूँगा। तो इसका सवाल हो जाएगा आंसर जेमोरिक थे। राजा जेमोरिक ही थे जो वास्को डी गामा को अवसर भी दिए और अपने पास रखे भी। 16 नंबर सवाल है। भारत में ब्रिटिश औपचारिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
यानी कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उनकी औपचारिक शासन क्या था? वो क्या चाहते थे और क्या इंडिया से लेना चाहते थे? चाहे इंडिया में क्या बदलाव करना चाहते थे? क्या उनकी मेन पर्पज़ थी? तो उनका मेन पर्पज़ क्या था? भारत का आर्थिक शोषण करना, भारत का औद्योगिकीकरण करना, भारतीय किसानों का कल्याण करना या भारत का सामाजिक विकास करना। भारत का सामाजिक विकास अपने तौर तरीके से करते थे, ये तो हो ही नहीं सकता। किसानों का कल्याण कभी करे ही नहीं, वो तो देखे ही आप लोग। भारत का औद्योगिकीकरण ये अपने ही कल के सुविधा के लिए ये जो कंपनी खोलते थे, जो भी कुछ करते थे अपने ही लिए करते थे। इसका मेन रीज़न था भारत का आर्थिक शोषण, इकोनॉमिकल वेलफेयर था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। 17वां सवाल है, पंजाब के किस राजा ने शाह शुजा और अंग्रेज कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी लाल सिंह, ऑप्शन सी खड़क सिंह, ऑप्शन नंबर डी दलजीत सिंह। कौन सा आपका इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को 17 नंबर का रणजीत सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या बोल रहा है कि सन 1850 में कश्मीर को निम्नलिखित में से किस संधि के तहत जम्मू के डोगरा राजवंश को बेचा गया था? ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद संधि के दौरान, या ऑप्शन नंबर बी है सुगलौली संधि के दौरान, ऑप्शन सी है अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी है पोरबंदर से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो था अमृतसर संधि। 19वां सवाल क्या बोल रहा है, आइए पढ़ते हैं। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? मतलब राजा जो मीर कासिम थे, वो भारत के जो कौन से युद्ध में अपना वो क्या बोलते थे, सरकार थे या राजा थे, जो भी कुछ थे, इनका कैसे नाम पता चलता है? मीर कासिम का नाम कैसे आपको याद रहता है? तो एक किरकी का युद्ध के दौरान पता चलता है आपको संबंधित है, या बक्सर के युद्ध के, या प्लासी के, या लाहौर के युद्ध के दौरान। तो आपका ये आंसर हो जाएगा जो बक्सर के युद्ध हुआ था उसी के दौरान जिसको पता चलता है मीर कासिम को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सवाल है जो आप देख रहे हैं, ये सब न्यू सवाल है और उसी चैप्टर से रिलेटेड आप कोई थ्योरी कर ले रहे हैं और यहाँ के आप MCQ कर सकते हैं। जहाँ से मन करे आपसे थ्योरी या लुसेंट से कवर कर सकते हैं, या किसी लेक्चर से कवर कर सकते हैं, या जिससे से हो सके आपको लोग इसको कवर कर सकते हैं। कवर करने के बाद अब यहाँ आइए और अपने जितने भी थ्योरी कंप्लीट किए हैं और यहाँ PYQ के थ्रू अब सवाल देखिए कैसे कैसे सवाल कौन से पेपर में पूछे गए हैं। हम सब पेपर को लाया हूँ जो रेलवे में भी है और SSC में पूछा गया है, और नया सवाल और इसी चैप्टर से रिलेटेड इनके टॉपिक वाइज है। आइए सवाल नंबर 20 करते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है कि वायसराय की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1921 में, 1919 में, 1933 में, 1944 में। कौन सा आंसर सही होगा आपका? कि ऑप्शन नंबर जो बी है 1919 में। 21वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने लड़ा था जिसमें उन्होंने हिरनी लॉरेंस के नेतृत्व अपनी सेनाओं को हराया था? कौन सा युद्ध था भाई? एक किंतूर का युद्ध था, या सारागढ़ी का युद्ध था, या चिन्हट का युद्ध था, या नजफगढ़ का युद्ध था? क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिए आप, कौन सा क्या क्वेश्चन बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध है जो मौलवी शाह उल्लाह शाह ने लड़ा जिसमें उन्होंने अपनी हिरनी लॉरेंस के नेतृत्व में अपना जो उनका सेना को हराया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, चिन्हट का युद्ध था। कौन सा था? चिन्हट का युद्ध। ये 22वां सवाल है आप लोगों का,
22वां सवाल, स्वाली की लड़ाई जो 1612 में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? स्वाली का युद्ध कितने समय हुआ था? स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध वार लिख सकते हो, युद्ध जो भी कुछ हो, 1612 में लड़ी गई थी। अंग्रेज जो थे वो किसके बीच में लड़े थे? ये आपको लड़े थे जो क्या थे, जो 1498 में वास्को डी गामा जो आ रहे थे और उनके बाद जो भी कुछ आए वहीं के पुर्तगाल के साथ लड़े थे। 23वां सवाल है, अंग्रेजों ने एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद कितने सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन नंबर ए है 1835 में, ऑप्शन नंबर बी है 1839 में और ऑप्शन नंबर सी है 1849 में और ऑप्शन नंबर डी आपको मिल रहा है 1845 में। आपको आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी मतलब कि 1849 में। एक बार नेक्स्ट सवाल, 1771 में मैसूर का शासक कौन था? आप बताइए। ये देखो मैसूर का जो शासन था वो हमेशा पूछा जा रहा है कि मैसूर का शासक कौन था, फिर ये क्या बोलते हैं, ये मैसूर का शासक कौन था, फिर कर्नाटक का शासक कौन था, मराठा का शासक कौन था, पंजाब रीजन का, ये सब आप लोग याद रख लें इसको। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो 1761 में मैसूर का शासन कौन था? बाजीराव या मुर्शिद अली, जाफर खान या हैदर अली या निजाम उल खां? इसका करेक्ट आंसर होगा 1761 है, उसके शासक कौन थे? हैदर अली थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैदर अली। थैंक यू फॉर सो मच वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो। आप लोग देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट करें। आप लोग कहीं से भी थ्योरी करके आएँ और यहाँ अपना सवाल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को डेली 24-25 क्वेश्चन, आज एक क्वेश्चन नहीं ला पाऊँ, 24 क्वेश्चन ही मिला था हमको। 24 से 25 क्वेश्चन में डेली आप लोगों को टॉपिक वाइज जितने भी हैं उसको लेकर आऊँगा। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बीत गई थी, अब इसके बाद मैं लाऊँगा क्या बोलते हैं कि भारत में कैसे अंग्रेजों ने कौन कौन सी नीति अपनाई, क्या क्या की, ये सब मैं आप लोगों को लिखाऊँगा। लेकिन टॉपिक वाइज रहेगा और आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद।